तो हेलो भाई स्टूडेंट, वेलकम टू द एजुनियर में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे यूनिट 4 कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का, और इसमें वन शॉट करेंगे इसको भी। और इससे पहले मैं आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के वन शॉट दे चुका हूँ। और आज हम क्या करने वाले हैं, यूनिट 4 का पूरा वन शॉट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता भी है भाई, ये सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस 4 सेमेस्टर के लिए है, ये आईटी के लिए नहीं है। ठीक है, और इलेक्टिव सब्जेक्ट है, हो सकता है आपकी इस सब्जेक्ट के स्थान पर FWS आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा हो। ठीक है, बट मैक्सिमम कॉलेजों ने इसी को चूज किया है, CSO को। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो भाई, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं भाई, देखते हैं अपना कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, चलिए यूनिट 4। और देखिए यूनिट 1, 2, 3 के मैं दे चुका हूँ, अगर वो नहीं देखे एक बार उनको भी देख ले। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको सारे गेट्स वगैरह और सारे कॉम्बिनेशन सर्किट जितने भी थे सब कंप्लीट करा दिए। तो अगर मैं यूनिट 4 की अगर बात करूँ तो इसमें कंटेंट क्या है भाई, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। इसमें मेन चीज क्या है, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। और इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर जो स्ट्रक्चर है इसमें, ठीक है, इसके ऊपर इसने ज्यादा टॉपिक्स तो नहीं है, बट इसने बोला है कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, डिजाइन प्रिंसिपल प्रोग्रामर पर्सपेक्टिव। उसके बाद है कि वन एग्जांपल दीजिए माइक्रो प्रोसेसर पर, या तो इंटेल का दे सकते हैं या ARM। ठीक है, दोनों में से कोई भी। और उसके बाद यहाँ पर है आपका क्या, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। इसमें थोड़ा सा असेंबली जो लैंग्वेज होती है उस प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें सिंपल प्रोग्राम कैसे लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो इन्वॉल्विंग लॉजिकल क्या होते हैं इसके अंदर, ब्रांच क्या होते हैं, कॉल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, शॉर्टिंग क्या होती है, इवेल्युएशन ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या होती है। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे आप देख पा रहे हो इसमें स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, शॉर्टिंग, ये आपकी आजकल जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाता है इनका। ठीक है, बट जो असेंबली लैंग्वेज है जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं भाई। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज जस्ट पहले की लैंग्वेज होती है, बट मशीन की तरह ही लैंग्वेज होती है ये भी, बट ये 010 नहीं होती है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना आपको। तो इस लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है आपका। ठीक है, थोड़ी सी चीजें हैं तो उसको भी देखेंगे। और देखिए अगर जहाँ दिया गया तो एग्जाम में पूछ भी सकता है कि भाई असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, और इसमें प्रोग्राम भी पूछ सकता है, और हो सकता है आपसे लॉजिकल ब्रांच या हो सकता है सॉर्टिंग वगैरह कुछ पूछ ले। ठीक है, चलिए तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं भाई, एक एक करके साइड टॉपिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। अब देखिए इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही देख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है भाई इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। मतलब माइक्रो प्रोसेसर का जो स्ट्रक्चर है, मतलब इसका जो माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें पहले पढ़ लेते हैं। हालांकि आपके आपके अगर सिलेबस में बात किया है तो इसने पहला टॉपिक ही दे दिया है कि इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, बट मैं आपको चैप्टर का मतलब भी समझाऊंगा भाई। ठीक है, हो सकता है चैप्टर के नाम पर ही आपका क्वेश्चन बन जाए। चलिए तो फटाफट से बात करते हैं भाई, तो क्या है भाई, तो माइक्रो प्रोसेसर स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, तो ये डिफाइन करता है क्या भाई, ये डिफाइन करता है हाउ द प्रोसेसर ऑपरेट। ठीक है, हाउ ए प्रोसेसर ऑपरेट इंटरनली एंड इंटरेक्ट विद अदर सिस्टम कंपोनेंट। मतलब हमारे जितने भी जो देखिए हमारा जो सीपीयू होता है, देखिए सीधी सी बात कह रहे हैं किसकी, ये हमारी सीपीयू है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर किसको बता रहे हैं, सीपीयू बता रहे हैं। तो हमारा सीपीयू जो होता है जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, जितने भी इंटरनली ऑपरेशन होते हैं, या मान चलिए बाहर से अगर कोई भी कंपोनेंट है, अगर वो हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो वहां सारी चीजों को कौन मैनेज करता है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, और जो माइक्रो प्रोसेसर का जो स्ट्रक्चर है यही डिफाइन करता है कि कौन सा कंपोनेंट कैसे अटैच होगा, कैसे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, और इंटरनली कैसे ऑपरेट होगा, इंटरनली कैसे चलेंगे सारे के सारे आपस में मिलकर, वो सारी चीजें डिसाइड करता है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, तो क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कि एक प्रोसेसर जो है, मतलब ये भी सीपीयू की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर की मतलब सीपीयू की बात कर रहे हैं। प्रोसेसर तो जो है कैसे ऑपरेट होगा इंटरनली और कैसे इंटरेक्ट करेगा विद अदर सिस्टम कंपोनेंट्स के साथ, बस इतना ध्यान रखना आपको। ठीक है, देखिए हिंदी में देख लें यहाँ पर, हिंदी में लिखा भाई कि माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर यह परिभाषित करता है क्या, कि मतलब स्ट्रक्चर की बात करें। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर स्ट्रक्चर से ये बताता है क्या कि प्रोसेसर आंतरिक रूप से कैसे संचालित होता है और अन्य सिस्टम घटकों के साथ कैसे इंटरेक्ट होता है। ठीक है,
कैसे कम्युनिकेट करता है, इसको क्या करता है, इसको डिफाइन करता है। कौन करता है, माइक्रो प्रोसेसर का स्ट्रक्चर पूरा पूरा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर मीन्स क्या होगा भाई, आर्किटेक्चर मीन्स हो गया कि उसका पूरा पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनकर तैयार हो रहा है, कैसे इंटरनली और कैसे एक्सटर्नली वो बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बिल्कुल भाई, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जैसे आपको पता भी है भाई। ठीक है, सिस्टम का जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारा, एंड इट इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है भाई, एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक छोटी सी चिप होती है भाई। ठीक है, क्या होती है, छोटी सी चिप। अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप है ये। और ये प्रोग्रामेबल है, मतलब इसको प्रोग्राम किया गया है कि इसमें क्या क्या चीजें चलेंगी, कैसे कैसे चलेंगी। ठीक है, जैसे होता है ना भाई, हमारा छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर, एक छोटी सी चिप क्या होती है, वो दिमाग होती है, और वही पूरे कंप्यूटर को हैंडल करती है। क्लियर। डेट प्रोसेस जो प्रोसेस करती है डाटा को और एग्जीक्यूट करती है क्या, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर इन द मेमोरी। ठीक है, तो क्या करेगी वो, डेटा को वही प्रोसेस भी करेगी और एग्जीक्यूट भी करेगी इंस्ट्रक्शंस को, और उसके बाद उनको मेमोरी में स्टोर भी कर देगी। क्लियर भाई। तो माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड it is a programmable electronic device that process data and execute instructions store in memory। ठीक है, जो मेमोरी में स्टोर इंस्ट्रक्शंस है उनको भी एग्जीक्यूट करेगी, चाहे वो डेटा हो उसको प्रोसेस करेगी। ठीक है, ये पूरा चैप्टर टोटली थ्योरेटिकल है। ठीक है, इसमें कोई भी आपका ज्यादा डायग्राम वगैरह नहीं है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर एक कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क है, और ये एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। ठीक है, जो डेटा प्रोसेस करता है और मेमोरी में स्टोर निर्देशों को निष्पादित करता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। चलिए बात करते हैं, आप देखिए बेसिक कंपोनेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो जो मतलब हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, हालांकि आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा। इसमें सबसे पहला आ जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम कहते हैं एएलयू। तो ये आपने पहले भी सुना होगा भाई कि एक सीपीयू होता है। ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसका एक पार्ट होता है एएलयू। ठीक है, और भी होते हैं भाई, सीयू भी होता है, अभी बताएंगे सारे सारे। तो पहला होता है एएलयू, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो परफॉर्म करता है ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, या कहते हैं डिवीजन। तो जितने भी सारे जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं सबको करता है। साथ ही हैंडल करता है किसको, लॉजिकल ऑपरेशन को। लॉजिकल मीन्स एंड और नॉट और जॉब। ठीक है, ये क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। और आपको पता भी होगा कि मैंने एंड, देखिए ये एंड ऑपरेशन, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, जोर गेट, भाई मैंने पढ़ाए थे आपको। ठीक है, और ये किस यूनिट में थे भाई, ये थे हमारे किस में, दूसरे यूनिट में। ठीक है, तो ये सारे पढ़ाए थे। तो ये क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि ये बूलियन अलजेब्रा पर काम करते हैं। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या भाई, आपको पता भी है, अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, और यहाँ पर हिंदी में लिखा है ये भाई। ठीक है, पढ़ सकते हैं। अच्छा, दूसरा दूसरा अगर बात करें तो कंट्रोल यूनिट, मतलब जिसे हम सीयू कहते हैं। तो ये डायरेक्ट करता है द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर के जितने भी ऑपरेशन होते हैं सबको डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट मतलब कंट्रोल करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब ये समझिए सीपीयू के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो उसके लिए कंट्रोल यूनिट से जब तक कंट्रोल सिग्नल्स नहीं आएंगे तब तक हमारा वो काम नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, ये फैच करता है इंस्ट्रक्शंस को फॉर द मेमोरी, भाई मेमोरी से फैच करेगा और डिकोड करेगा उसको। ठीक है, और कंट्रोल करेगा फ्लो ऑफ डेटा, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करेगा बिटवीन किसके बीच में, सीपीयू और अदर कंपोनेंट्स के बीच में। मतलब एक सीपीयू है और जितने भी अदर कंपोनेंट्स हैं उसके बीच में जो डाटा का फ्लो हो रहा है उसको क्या करेगा, मैनेज करेगा। ठीक है, ये हिंदी में भी लिखा है भाई, प्रोसेस संचालन को क्या करता है, निर्देशित करता है। ठीक है, मेमोरी से निर्देशों को फेच करता है और उन्हें डिकोड करता है, और सीपीयू और अन्य घटकों के बीच डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर। अच्छा, तीसरा पार्ट जो क्या है भाई, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर्स होते हैं इसके अंदर। तो एक सीपीयू के अंदर जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, और ये स्मॉल होते हैं, फास्ट होते हैं भाई, फास्ट स्टोरेज लोकेशन इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या होते हैं, छोटा मेमोरी है ये रजिस्टर, जो हमारी सबसे छोटी मेमोरी होती है। ठीक है, हालांकि इससे अगर छोटी बात करें तो फ्लिप फ्लॉप होता है। तो रजिस्टर क्या है, सबसे फास्ट मेमोरी होती है भाई। ठीक है, जो सीपीयू अंदर रहती है, और ये होल्ड करती है किसको, डेटा को भी, इंस्ट्रक्शंस को भी, और एड्रेसेस टेम्परेरी रूप से। ठीक है, कैसे, टेम्परेरी, मतलब जितने भी रजिस्टर्स में डेटा रहता है वो, या इंस्ट्रक्शंस होता है वो, या चाहे एड्रेस हो भाई, चाहे डेटा हो, इंस्ट्रक्शंस हो या एड्रेस हो, वो टेम्परेरी रूप से होता है, मतलब अस्थायी रूप से रहता है। जब तक हमारी प्रोसेस होती है तब तक वो रहता है। एक बार जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तुरंत क्या होता है, वो वहां से डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में लिखा है, हिंदी पढ़ सकते हैं आप। अच्छा, कैश मेमोरी, भाई कैश मेमोरी होती है इसके अंदर, तो हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड इनसाइड या क्लोज। ठीक है, या तो इसके अंदर हो सकता है, क्लोज हो सकते हैं सीपीयू के पास।
ठीक है, और स्टोर करती है फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। मान चलिए कोई ऐसा डेटा है जो सीपीयू बार बार उसका इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या करता है, फिर उस डेटा को कैश मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। और कैश मेमोरी क्या होती है, सीपीयू के क्लोज मतलब पास में होती है। मान चलिए कोई ऐसा रैम में कोई डेटा है जिसको बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, तो रैम से पहले हमारे सीपीयू के पास कौन सी होती है, कैश मेमोरी। तो फिर क्या होता है, वो उस डेटा को कैश मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए सीधा सा भाई, सीपीयू के पास जितनी सीपीयू के पास सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर है, उसके बाद कैश मेमोरी है। तो अगर कैश में रजिस्टर में डेटा रहेगा तो सीपीयू का ऑपरेशन जो होगा वो फास्ट होगा भाई, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ये पास रखती है, क्या करती है, सीपीयू अगर लगता है कोई डेटा बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, बार बार उसको रैम से फैच किया जा रहा है, तो फैच करने से अच्छा है कि वो अपने पास ही स्टोर कर लेती है उसको। और किस में स्टोर कर लेती है, कैश मेमोरी में। सीधा सीधा कहें भाई, कैश मेमोरी किस लिए इस्तेमाल होती है, फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, जो बार बार डेटा इस्तेमाल हो रहा है उसको स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में लिखा भाई, सीपीयू के अंदर या उसके करीब स्थित हाई स्पीड मेमोरी होती है। ठीक है, और ये प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाली डेटा स्टोर करता है। ठीक है, मतलब वही फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब आर्किटेक्चर है तो कितने टाइप्स होते हैं, तो ये होते हैं 3 टाइप्स के। एक होता है रिस्क प्रोसेसर, एक होता है सिस्क प्रोसेसर, और कुछ स्पेशल भी होते हैं अदर। ठीक है, स्पेशल प्रोसेसर, तो इसको आप टाइप भी कह सकते हो भाई। ठीक है, या आप टाइप भी कह सकते हो, टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये टाइप्स हो गए, रिस्क हो गया, ठीक है, सिस्क हो गया, और ये स्पेशल पर्पज हो गया। ठीक है, हालांकि देखिए ये आपके रिस्क और सिस्क को सिलेबस में नहीं बोले उसने। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखिए चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर। हालांकि उसने उसके कंटेंट में जो सिलेबस है उसमें नहीं बोला उसने कि भाई माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, बट चैप्टर का नाम रख दिया उसने। तो मैं चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग आपको पहले पूरा क्लियर कर देता हूँ कि इंट्रोडक्शन क्या है, कितने टाइप्स के हैं। क्योंकि बाई चांस अगर क्वेश्चन बन गया भाई, बाई चांस क्वेश्चन बन गया तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, कितने टाइप्स के। ठीक है, ये सारी चीजें। चलिए बात करते हैं एक एक करके पढ़ लेते हैं भाई। तो रिस्क क्या है भाई, रिस्क की फुल फॉर्म की अगर बात करें भाई, तो रिस्क है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्या भाई, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर रिस्क की फुल फॉर्म होती है। और इज द टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। क्या भाई, माइक्रो प्रोसेसर का टाइप है ये। ठीक है, आर्किटेक्चर का, और डेट यूज करता है क्या, स्मॉल सिंपल एंड हाईली ऑप्टिमाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या करता है भाई, स्मॉल सिंपल और हाईली ऑप्टिमाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल करता है ये। रिस्क क्या है भाई, रिस्क एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब आपका पूरा पूरा। ठीक है, तो जो जो क्या करता है भाई, जो क्या करता है, जो निर्देशों के एक छोटे सरल और उच्च अनुकूलित सेट का उपयोग करता है, और प्रत्येक निर्देश को बहुत तेजी से निष्पादित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए सेकंड पॉइंट क्या है, रिस्क प्रोसेसर आर यूज फॉर मोबाइल डिवाइस। आपका रिस्क कहाँ मिलता है भाई, अब देखिए रिस्क क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो ये आपके जो मोबाइल होता है उसमें माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो क्या होता है, रिस्क होता है। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं उसमें आपका रिस्क प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाता है। रियल टाइम सिस्टम, अगर कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसी डिवाइस है जो रियल टाइम पे काम करती है, तो वो भी क्या करती है, वो भी रिस्क का इस्तेमाल करती है। नेटवर्किंग डिवाइस भाई, जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइस होती है वो भी रिस्क का इस्तेमाल करती है। तो रिस्क माइक्रो प्रोसेसर काफी इस्तेमाल किया जाता है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है। चलिए इसके कुछ की फीचर्स पढ़ लेते हैं। की फीचर्स क्या है भाई, तो सबसे पहला सिंपल इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर। क्या है भाई, सिंपल इंस्ट्रक्शंस मतलब ईच इंस्ट्रक्शन परफॉर्म द वन बेसिक ऑपरेशन, किसी एक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक, सिंपल एक को। फिक्स, देखिए फिक्स इंस्ट्रक्शन लेंथ होती है इसके अंदर, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी जो लेंथ है, लंबाई हो क्या फिक्स रहेगी। मतलब मेक डिकोडिंग फास्टर, इससे क्या होता है, फास्ट बनता है। क्योंकि देखिए अगर कोई फिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बाद में नहीं बढ़ेगी। जब बाद में नहीं बढ़ेगी तो क्या हो गया, वहां पर वो इंस्ट्रक्शन क्या हो गए, सेट हो गए, तो उसको डिकोड करना थोड़ा सा तेज हो जाता है, क्योंकि डायनेमिक को थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है। लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर बिल्कुल ओनली लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस एक्सिस मेमोरी। ठीक है, और चौथा क्या है, लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स, इसके अंदर जो रजिस्टर्स की संख्या होती है वो ज्यादा होती है। तो ठीक है, मतलब रजिस्टर्स सबसे ज्यादा होते हैं इसके पास। ठीक है, अब जैसे उससे पढ़ाऊंगा उसके पास रजिस्टर की संख्या कम होती है। ये रिड्यूस करता है क्या, मेमोरी एक्सेस को। ठीक है, ज्यादा मेमोरी एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं मेमोरी को स्टोर करने के लिए। फास्ट फास्ट एग्जीक्यूशन है भाई, बिल्कुल फास्ट एग्जीक्यूशन होगा। तो मोस्ट देखिए अगर इंस्ट्रक्शन की संख्या ज्यादा है तो इसका मतलब सीधा सीधा सा भाई ये फास्ट होगा, क्योंकि रजिस्टर मेमोरी जो होती है क्या फास्ट होती है।
तो मोस्ट इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट इन 1 क्लॉक साइकिल, और इसमें 1 क्लॉक साइकिल में कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि सारा डेटा हमारे पास पहले से ही स्टोर रहता है इसमें रजिस्टर्स में। इफिशिएंट पाइपलाइनिंग, इसमें इफिशिएंट पाइपलाइनिंग इस्तेमाल किया जाता है और मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होते हैं सिमल्टेनियसली इन स्टेज। मतलब अगर मान चलिए एक माइक्रो प्रोसेसर में एक समय में एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस अगर एंटर कर रहे हैं तो उनको भी अच्छे से हैंडल किया जा सकता है, ठीक है, उनको भी अच्छे से पाइपलाइन मीन्स होता है ना, जैसे मान चलिए एक ही पाइपलाइन मीन्स हो गया रास्ते भाई, एक अगर मान चलिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, तो अभी 4 लोग हैं भाई, 4 लोग हैं 4 रास्ते हैं, तो सभी अपने अपने रास्ते में चल सकते हैं, कोई किसी वजह से नहीं रुकेगा। मान चलिए एक ही रास्ता है, 4 लोग हैं, तो पहले एक जाएगा, उसके बाद भी दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, तो वेटिंग लग जाती है वहां पर। ठीक, तो वही चीज है प्रोसेसिंग में, वही चीज होती है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में क्या भाई, सरल निर्देश है इसके, निर्देश और निश्चित निर्देश लंबाई है इसके अंदर, स्टोर और लोड, लोड और स्टोर। ठीक है, बड़ी संख्या में रजिस्टर्स होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है, बड़ी संख्या में रजिस्टर्स होते हैं, जिससे वजह से तेज हो जाता है और कुशल पाइपलाइनिंग है इसके अंदर। ठीक है, मतलब हर इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग पाथ है। अच्छा, एडवांटेज क्या भाई इसका, एडवांटेज बात करें तो फास्ट है भाई, फास्ट एग्जीक्यूशन है, स्पीड है इसकी, सिंपल है, हार्डवेयर डिजाइन है भाई, ठीक है, और इफिशिएंट यूज सीपीयू पाइपलाइन, और लो पावर कंजप्शन, ठीक है, पावर ही कंजप्शन लेता है, ये कम लेता है। लाभ यहाँ पर बात करें भाई, तेज निष्पादन, सरल हार्डवेयर डिजाइन, सीपीयू पाइपलाइन का कुशल उपयोग, कम बिजली की खपत। डिसएडवांटेज बात करें तो भाई, मोर इंस्ट्रक्शंस नीडेड फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क, ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उसके लिए ज्यादा इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है इसके अंदर, तो ये नुकसान है इसका। लार्जर प्रोग्राम साइज, इसके अंदर जो प्रोग्राम उसका साइज लार्ज हो सकता है, ठीक है। मोर डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटर, सॉरी कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन, तो इसकी सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है, कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, ठीक है। हिंदी में भाई, एक बार जटिल कार्यों के लिए अधिक निर्देशों की, ठीक है, आवश्यकता है, और प्रोग्राम का साइज बड़ा होना और कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन पर आधारित है ये, तो ये इसका थोड़ा सा नुकसान है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सिस्क क्या है। तो सिस्क की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, मतलब ये कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्या हो गया कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इज अ टाइप ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, बिल्कुल भाई इसका टाइप है ये, डेट यूज द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो लार्ज होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, और जो रिस्क होता है उसके अंदर छोटे होते हैं, सरल होते हैं। ईच इंस्ट्रक्शंस कैन परफॉर्म द मल्टीपल ऑपरेशन, और देखिए एक जो इंस्ट्रक्शंस है वो मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, जबकि अभी हमारा रिस्क मैंने क्या बताया था फिर कि एक इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक ही क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल कर सकता है। लाइक जैसे कि मेमोरी एक्सेस करना, कंप्यूटेशन करना, स्टोर करना, इन ए सिंगल कमांड, एक ही कमांड से हम मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं, कंप्यूटेशन भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में पढ़ सकते हैं भाई यहाँ पर, जैसे क्या भी एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो स्ट्रक्चर है उसका है, जो क्या करता है, निर्देशों के बड़े और जटिल सेट का उपयोग करता है, और प्रत्येक निर्देश एक ही कमांड में कई सक्रियां जैसे मेमोरी एक्सेस, कंप्यूटेशन और स्टोरेज कर सकता है, क्लियर, ठीक है। और सिस्क प्रोसेसर आर यूज्ड फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। अब देखिए कहाँ इस्तेमाल होता है इसका, जहाँ पर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप होते हैं, उसमें सिस्क का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सर्वर में, सर्वर सिस्टम में, हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस में। तो आप बता सकते हो कि सिस्क का कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, आपका जो लैपटॉप है वहां पर कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है, वहां पर है भाई सिस्क वाला, ठीक है, रिस्क नहीं होगा वहां पर। की फीचर्स क्या है इसके, तो लार्ज, ठीक है, लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट होता है इसके अंदर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन से, और देखिए इसमें जो इंस्ट्रक्शन है उसकी लेंथ कैसी है, वेरिएबल, ठीक है, जबकि रिस्क में क्या थी, फिक्स थी। मेमोरी टू मेमोरी क्या करता है, ऑपरेशन करता है, जी ध्यान रखना आपको, मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशन होते हैं, फ्यूअर रजिस्टर्स होते हैं, इसके अंदर रजिस्टर की संख्या क्या होती है, कम होती है, क्योंकि मेमोरी टू मेमोरी ज्यादा फोकस करता है ये। मल्टीपल साइकिल है भाई, जबकि वहां पर क्या हो रहा था भाई, एक ही साइकिल में आपके ऑपरेशन हो रहे थे, बट एक इंस्ट्रक्शन को टेक द मल्टीपल क्लॉक साइकिल, एक ही इंस्ट्रक्शन एक से ज्यादा मल्टीपल क्लॉक साइकिल ले सकता है, जबकि उसमें एक ही साइकिल लग रही थी हमारी। हिंदी में देखा भाई, बड़े निर्देश सेट सैकड़ों निर्देश उपलब्ध होते हैं, ठीक है, जटिल निर्देश है, परिवर्तनशील निर्देश लंबाई, मेमोरी मेमोरी, ठीक है, वो होता है रजिस्टर, रजिस्टर बोलते हैं इसको, कम रजिस्टर, मल्टीपल साइज निष्पादन, ठीक है। चलिए एडवांटेज का भाई, फायदा क्या है इसका, तो रिड्यूस द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ए प्रोग्राम, ठीक है, इजियर प्रोग्रामिंग और एफिशिएंट यूज फॉर मेमोरी, मेमोरी के लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैंडल इन द वन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में लिखा भाई, प्रोग्राम में निर्देशों की संख्या कम, आसान प्रोग्रामिंग, ठीक है, और मेमोरी का कुशल उपयोग, और जटिल जटिल संक्रियाएं एक ही निर्देश से संभाली जाना, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन संभाली जाती है।
नुकसान क्या भाई कि स्लोअर एग्जीक्यूशन स्पीड है भाई, इतनी इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर की संख्या इसके अंदर कम हो गई है। कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर डिजाइन है भाई, ठीक है, और डिफिकल्ट टू पाइपलाइन और हाई पावर कंजप्शन, इसके लिए हाई है उसके लिए लो था, ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हैं। धीमी निष्पादन, जटिल हार्डवेयर डिजाइन, कुशलतापूर्वक पाइपलाइन बनाना, उसके लिए थोड़ा सा जटिल बिजली का पता है इसके अंदर। देखिए इनका डिफरेंस समझ आता हूँ आपको दोनों का वर्सेस। तो सबसे पहला क्या है, इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ये सिंपल है, ठीक है, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स और वेरिएबल है, ठीक है। दूसरा क्या है, सॉरी इसकी सॉरी एग्जीक्यूशन टाइम की अगर बात करें तो सिंगल क्लॉक साइकिल में, मल्टीपल क्लॉक साइकिल में। पावर कंजप्शन की बात करें तो लो ले रहा है, हाई ले रहा है भाई, ठीक है। मेमोरी यूज की बात करें तो हाई ड्यू टू मोर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होती है मेमोरी, ठीक है, और लोअर ड्यू टू फ्यूअर और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, ठीक है। पाइपलाइन एफिशिएंसी इसमें हाई होती है, इसमें लो होती है भाई, ठीक है। और एड्रेसिंग मोड की बात करें इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। हालांकि एड्रेसिंग मोड पाएंगे आपको बाद में। इंस्ट्रक्शन साइज की बात करें तो इसमें छोटे होते हैं, इसमें लार्ज होते हैं, ठीक है जी, आप पढ़ सकते हो, ठीक है जी, मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया इसकी। चलिए बात करते हैं अब जो आपके सिलेबस में पहला टॉपिक दिया गया, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर डिजाइन प्रिंसिपल फ्रॉम प्रोग्रामर पर्सपेक्टिव, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट जो है हमारा ISA, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट का जो स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है, जो जो हमारा, तो उसको क्या है भाई, ISA क्या है उसको देखते हैं पहले। तो इंस्ट्रक्शन सेट, तो ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट जो हमारा पूरा का जो क्या कह रहे हैं शॉर्ट में ISI, ठीक है, शॉर्ट में आपको IS भी ध्यान रखना है, ठीक है। इट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसके नाम से पता चल रहा है इंस्ट्रक्शन सेट है, ठीक है। डेट जो यूज करता है CPU कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, जो भाई CPU क्या करता है उसको समझता है, ठीक है, जो समझने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए होता है ये। क्लियर है भाई। इंस्ट्रक्शन सेट जो है हमारा पूरा पूरा जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, डेट जो यूज किया रहा है किसके लिए, कैन अंडरस्टैंड, CPU को अंडरस्टैंड समझने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए। और इट एक्ट एज ए इंटरफेस, इंटरफेस की तरह काम करता है इसके बीच में, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। जो प्रोसेसर है भाई, प्रोसेसर क्या हमारा हार्डवेयर है, ठीक है, और उस प्रोसेसर के लिए हम बहुत सारे क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, प्रोग्राम यूज करते हैं। तो प्रोग्राम और जो हार्डवेयर जो पार्ट प्रोसेसर है उसके बीच में जो एज ए इंटरफेस काम करता है क्या, ISA, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेट पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। और निर्देश निर्देश सेट का जो ISA जो निर्देशों को वह समूह है जिसमें CPU समझता है और निष्पादित करता है, ठीक है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस काम करता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए इंस्ट्रक्शन सेट होते कैसे भाई, देखिए मान चलिए ये सॉफ्टवेयर है भाई और ये हमारा ये हार्डवेयर है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या है, ये लगा हुआ है एज इंटरफेस, ठीक है, क्या है इंटरफेस, तो ये इंटरफेस है मेरा। तो इससे ऊपर जितने भी कंपाइलर, असेंबलर है, लिंकर है, लोडर है, ये क्या है मेरे सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, शेड्यूलर, ड्राइवर, ये सारे सारे ऑपरेटर क्या है, सॉफ्टवेयर है। अच्छा इसके नीचे क्या है, ये क्या हार्डवेयर है, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया, डाटा पाथ एंड कंट्रोल डिजाइन, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, सर्किट डिजाइन, फिजिकल IC लेआउट, ये सारी चीजें हार्डवेयर है। तो इनके बीच में क्या कर रहा है, ये एक इंटरफेस का काम कर रहा है। कैसे इंटरफेस का काम कर रहा है, कौन, ISA, ठीक है, आपको ध्यान रखना। चलिए इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं। ISA इज द लैंग्वेज ऑफ द CPU, CPU की लैंग्वेज है। डेट टेल जो क्या करती है, बताते हैं इट व्हाट ऑपरेशन इट कैन परफॉर्म, कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, सच है जैसे कि एडिशन नंबर करना है, लोड करना है डेटा का, जंप करना है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस में लिखी होती है, ठीक है भाई। हिंदी में लिखा है यहाँ पर ISA यानी इंस्ट्रक्शन सेट का जो स्ट्रक्चर है वो CPU की वह भाषा है जो उसे बताती है कि वह कौन कौन से ऑपरेशन कर सकता है, जैसे कि संख्याओं को जोड़ना, लोड करना, दूसरे इंस्ट्रक्शंस पर जांच करना, ठीक है पूरा। इट डिफाइन करता है हाउ कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ठीक है, जो हमारा सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन, इट डिफाइन करता क्या है कि हाउ सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन विद हार्डवेयर, हार्डवेयर के साथ कैसे वो कम्युनिकेट करेगा उसको क्या करता है, डिफाइन करता है थ्रू द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। और कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्मेट होते हैं इंस्ट्रक्शन के। इट इंक्लूड करता है इंस्ट्रक्शन सेट टाइप, जैसे मान चलिए एक है ऐड, अगर एडिशन करना है तो ऐड, लोड करना है तो लोड, जंप करना है तो जंप, ठीक है। रजिस्टर्स होते हैं, डेटा टाइप और मेमोरी एक्सेस, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इसका। हिंदी में लगा भाई यह परिभाषित करता है कि सॉफ्टवेयर विशिष्ट इंस्ट्रक्शन नियमों और प्रारूपों के माध्यम से हार्डवेयर के साथ कैसे संवाद करता है। इसमें इंस्ट्रक्शंस के प्रकार जैसे कि ऐड, लोड और जंप, रजिस्टर्स, डेटा प्रकार और मेमोरी एक्सेस शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए इतना ध्यान रखना आपको। चलिए इसमें एक एग्जांपल समझाते हैं आपको। जैसे मान चलिए मैंने सपोज वी वांट टू ऐड द 2 नंबर, 2 नंबर को ऐड करना मुझे,
ठीक है। तो मैं क्या करूंगा भाई, नॉर्मली क्या करूंगा, मैं ए प्लस बी में 2 नंबर लूंगा और उसको ऐसे ऐड कर दूंगा, सी में डाल दूंगा मैं, सिंपल है भाई। ठीक है। अच्छा, यही चीज मुझे इंस्ट्रक्शन में लिखनी हो तो कैसे लिखूंगा, तो अगर चीज इंस्ट्रक्शन में लिखनी हो तो क्या करूंगा, यूजिंग का आई एस है, ठीक है, इसी को लिखता हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट बनेगा क्या बनेगा, मैं लोड करूंगा, ठीक है, R1 क्या है मेरा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर R1 और जो मेरा R2 है, ये मेरे क्या है यहाँ पर रजिस्टर्स है, क्या है रजिस्टर्स, ठीक है, रजिस्टर्स को दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज है, वो डायरेक्ट क्या करती है, हमारा सीपीयू करता है डायरेक्ट असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। ठीक है। तो R1 में क्या होगा, तो हमारा जो ए की वैल्यू जो होगी वो R1 में स्टोर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है। तो R1 रजिस्टर में क्या होगी, ए की वैल्यू जा चुकी है, ए की में कुछ वैल्यू होगी, ए क्या मेरा वेरिएबल है भाई, ए बी क्या है, सी क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, जो हमारे जो ए है, ठीक है, जो बी है और जो सी है, ये क्या हमारे वेरिएबल्स। ठीक है, दिस इज माई वेरिएबल्स। ठीक है, हो सकता है डायरेक्ट डेटा भी हो। ठीक है। तो फिर क्या किया मैंने, अब देखिए दोनों को लोड कर रहा हूँ, मैंने क्या कर रहा हूँ, लोड कर रहा हूँ, पहले ए को लोड कर लिया, R1 डाल दिया, बी को लोड किया, R2 में डाल दिया, बस। ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, ऐड कर दूंगा दोनों को। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया। अब देखिए ऐड में ए और बी को नहीं करूंगा, मैं रजिस्टर्स को करूंगा। तो इसका मतलब ये होगा, देखिए अगर दो ही है तो इसका मतलब होगा कि R1 इक्वल टू होगा R1 प्लस R2। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, ये इसमें स्टोर कर देगा, मतलब दोनों को जोड़कर R1 में स्टोर कर देगा। उसके बाद चौथा स्टेप क्या है, मैं स्टोर कर दूंगा सी में R1 को। ठीक है, R1 को मैं स्टोर कर दिया, क्योंकि R1 वैल्यू आई है, सी मैंने स्टोर कर दिया। ठीक है, तो सी ही में मुझे क्या चाहिए, डेटा चाहिए, तो मेरा डेटा यहाँ पर मिल गया। ठीक है, जो भी वैल्यू जाएगी, सिंपल है भाई, बहुत आसान है। और दीज इंस्ट्रक्शंस आर द पार्ट ऑफ द आई एस का पार्ट है, एंड आर अंडरस्टैंड बाय द सीपीयू। सीपीयू उसको समझता है, ठीक है, सीपीयू उसको समझता है, क्योंकि सीपीयू के पास रजिस्टर्स होते हैं, वैल्यू को एक करके लोड करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, वो सारी चीजें एडिशन करेगा, ऐड करना तो एडिशन करेगा। क्लियर भाई। अब बात करते हैं डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ आईएसए। ठीक है, और जो फ्रॉम द प्रोग्रामर पर्सपेक्टिव हिसाब से क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला क्या है, सिंप्लिसिटी। भाई कीप इट इजी, तो हमें क्या करना है, आसान रखना है। तो इंस्ट्रक्शन शुड बी सिंपल, सिंपल होनी चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। ठीक है, और अवॉइड करना वेरी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। जब भी इंस्ट्रक्शन लिखने तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन नहीं लिखने। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें अपने सिंपल और इजी रखने उनको। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ समझिए, जैसे मैं चलिए मैंने कहा सिंपल, मैंने देखा कितना सिंपल है भाई, मैंने ऐड लिखा इंस्ट्रक्शन में से R1 और R2 लिखा, इसका मतलब R1 और R2 जुड़कर R1 में स्टोर हो जाए, तो ऐड वैल्यू इन द रजिस्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R1 इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये कितना सिंपल है भाई। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन सिंपल रखना है, आसान। हिंदी में लिखा भाई, सरल इससे आसान है। ठीक है, निर्देश उद्देश्य सारी चीजें यहाँ पे लिखी। ठीक है। दूसरा क्या है, इफिशियंसी। इफिशियंसी परफॉर्मेंस और जो मेमोरी होती है भाई, इसमें क्या होगा, प्रोग्रामर। ठीक है, प्रोग्राम शुड रन फास्ट, फास्ट रन करेगा और यूज करेगा लेस मेमोरी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जैसे यूजिंग द रजिस्टर फास्ट देन मेमोरी, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, मैंने ऐड किया R1 R2 को, जैसे फास्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर दूसरा मैं बात करूँ यहाँ पर, कि अगर मैं यहाँ पर R1 और M2 को, तो ये हमारा स्लो हो जाएगा। तो कह सकते हैं ये स्लो, ये सुटेबल नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो ये स्लो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्लो। ठीक है, क्योंकि अगर रजिस्टर कार्ड यूज करोगे तो वहां पर फास्ट हो जाता है, इसलिए हम लोड करते हैं रजिस्टर से। ठीक है, यहाँ पर भी हिंदी में लिखा है भाई। फिर दूसरा होगा, तीसरा क्या, हार्डवेयर इंडिपेंडेंसी। बिल्कुल भाई, हार्डवेयर हार्डवेयर की जो डिपेंडेंसी होती है, ठीक है, वो सॉरी इंडिपेंडेंसी होती है, वो इंडिपेंडेंस होना चाहिए। तो प्रोग्रामर डज डज सॉरी प्रोग्रामर डोंट नीड टू नो इंटरनल हार्डवेयर डिटेल्स। ठीक है, मतलब कोई भी अगर मेरा कोई मतलब मान चलिए जो कोडर है भाई, ठीक है, जो प्रोग्रामर है, उसको हार्डवेयर की नॉलेज, हार्डवेयर इंटरनल डिटेल जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उसका काम क्या है, उसका काम है सिर्फ का कोड का लिखना। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या हो गया, इंडिपेंडेंसी हो गई है। जैसे मान चलिए यू राइट रखते हैं इतने, तो ए बड़ा मैंने ऐड कर दिया ए और बी। ठीक है, और यू डोंट टू वरी, ठीक है, अबाउट द सर्किट इनसाइड सीपीयू, मतलब सीपीयू के अंदर क्या है, मतलब सीपीयू के अंदर कौन सा सर्किट है, क्या यूज किया गया, कैसे कैसे, वो हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि इसका ऑपरेशन कैसे बनेगा जी, ये बनेगा ए बराबर ए प्लस बी। ठीक है जी, ध्यान रखना आपको। चलिए हिंदी में, और जो लिखा है हार्डवेयर स्वतंत्रता। ठीक है, तो प्रोग्रामर को आंतरिक हार्डवेयर विवरण जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, आपको ध्यान रखना है बस। चलिए सिक्स क्या है भाई, सपोर्ट फॉर हाई लेवल लैंग्वेज। बिल्कुल भाई, हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करता है ये। ठीक है, तो ISA शुड सपोर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज, जितनी भी जावा सी पाइथन जितनी भी होती है सबको सपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब लूप सपोर्ट करेगा, लूप बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये R1 को यहाँ करेगा, उसको स्टोर करेगा, जब भी करेगा। ठीक है, दोनों को हेल्प करता है ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल कोड इजी इनटू मशीन लैंग्वेज में सपोर्ट भी करता है ये।
ठीक है, इतना क्लियर है, हिंदी में लिखा है यहाँ पर। एडवांटेज क्या भाई, एडवांटेज देखिए तो इजी कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, बिल्कुल है भाई। मेक प्रोग्रामर इजी, बिल्कुल। सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, प्रोवाइड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, और हेल्प इन सीपीयू डिजाइन, ठीक है, इसमें हेल्प करता है ये। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर सारी चीजें, ठीक है, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है ये। नुकसान क्या भाई इसका, तो पहला कॉम्प्लेक्स आईएससी, ठीक है, इंक्रीज करता है हार्डवेयर कॉस्ट को, ठीक है। डिफिकल्ट टू डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी इम्प्लीमेंट, थोड़ा क्या है, मतलब डिजाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मे रिड्यूस द परफॉर्मेंस इन सम केसेस, बिल्कुल हो सकता है भाई। और लिमिटेड फ्लेक्सिबल है, सम आईएसए, कुछ आईएसए ऐसे होते हैं जो कि लिमिटेड फ्लेक्सिबल होते हैं। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हैं आर हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कभी कभी इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। हिंदी में लिखा भाई यहाँ पर जटिल आईएसए हार्डवेयर लागत बढ़ा देता है, बिल्कुल भाई। और डिजाइन और कार्यान्वयन करना कठिन होता है, कुछ मामलों में प्रदर्शन कम हो सकता है। और आईएसए, कुछ आईएसए में सीमित लचीलापन होता है और जटिल निर्देशों को समझना मुश्किल होता है भाई। तो क्लियर है भाई, चलिए। अच्छा, बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर का, और उसमें देखेंगे इंटेल का, ठीक है। उसने दो के बोले, इंटेल या फिर एआरएम। हम इंटेल की बात करेंगे, क्योंकि देखिए वो कहेगा कोई एक समझाई थी, तो आप इंटेल को समझाना आपको, क्योंकि इंटेल इसमें ज्यादा फेमस है। तो इंटेल क्या भाई, इंटेल माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं। तो इंटेल माइक्रो प्रोसेसर इज द प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चिप है भाई, ठीक है, एक चिप ही तो है भाई, ठीक है। और मेड बाय द इंटेल ऑफ इंटेल कॉर्पोरेशन, ठीक है, मतलब जो इंटेल कंपनी है उसने क्या इसको बनाया भाई, इंटेल कंपनी ही अपनी इंटेल माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। दैट एक्ट एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, बिल्कुल भाई। जो ये क्या बना रही है, सीपीयू बना रही है, क्या बना रही है, सीपीयू, ठीक है। जो इंटेल माइक्रो प्रोसेसर है क्या है, सीपीयू की बात कर रहे हैं। सीपीयू का होता है दिमाग होता है, ठीक है, कंप्यूटर। इट एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को, परफॉर्म करता है कैलकुलेशन को, कंट्रोल करता है ऑल ऑपरेशंस इन द सिस्टम, ठीक है, सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगा ये, ठीक है, सबको ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा, सारी चीजें क्लियर है भाई। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो कंप्यूटर के दिमाग का काम करता है और यह निर्देशों को निष्पादित करता है, गणना करता है और सिस्टम के सभी कार्यों को नियंत्रित भी करता है, ठीक है। मतलब देखिए ये इंटेल जो बना रहा है, क्या बना रहा है भाई, सीपीयू बना रहा है, और सीपीयू क्या है, चिप है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने लिया एक डायग्राम जिसमें आपका एक एल्टियम हो गया, ठीक है, जी सेलिरॉन हो गया, जी जियोन हो गया। ये आपके देखते हैं ये पिछले आपके क्या है वर्जन है, ठीक है। 4 2 12, ठीक है, एक ये भी हो गया, 5 ये हो गया, ठीक है। और ये i3 i5 i7 जो आपने सुने होंगे, i9, इसमें क्या चल रहा है, कोर अल्ट्रा चल रहा है, ठीक है। इसमें मार्केट में क्या है, कोर अल्ट्रा, और इसकी काफी कीमत भी है इसकी, ठीक है, अच्छी खासी कीमत भी है इसकी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, लिख सकते हो आप। अच्छा, एक में 8th जनरेशन का जो इंटेल है उसको थोड़ा सा इसका मैं कुछ चीजें आपको समझाता हूँ, ठीक है। वैसे आप समझना इसमें, क्योंकि आपके में बेसिक है भाई, तो इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये चीजें क्या है, ठीक है। देखिए चीजें समझिए इसमें, तो ये क्या है, एक चिप है भाई, ठीक है। तो इसमें हो सकता है, देखिए इसमें इंटेल का ऑप्टेंस मेमोरी, ठीक है। इसमें देखिए काफी सारी चीजें लगी हुई यहाँ पर, ठीक है। आप इसके नाम याद कर सकते हैं, ESPI, ठीक है, SPI, LPG, सॉरी LPC, ठीक है, SM बस, HD ऑडियो, इंटेल लेन 5, SATA 3.0, USB 2.0, ठीक है। ये सारे सॉकेट्स हैं, क्या है ये सॉकेट्स है, मतलब जैसे मान लीजिए एक चिप है भाई, एक चिप होती है, ठीक है, ये चिप होती है, इसके अंदर सारे के सारे क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, पिंस होती हैं। तो पिंस के अकॉर्डिंग क्या, सारी पिंस क्या होती है, अलग अलग प्रोग्राम की होती हैं, ठीक है। ये मेरा सीपीयू है, सारी प्रोसेसिंग क्या है, अलग अलग की गई है हर पिन के लिए। तो वो क्या पिन ही कर रही है आप यहाँ से, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। इसको ज्यादा आपको इंडेप्थ नहीं जाना है इसमें, थोड़े से 2 4 पॉइंट लिख देते हो तो काफी है भाई, ठीक है। चलिए छोड़ते हैं इसको, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें। द इंटेल माइक्रो प्रोसेसर इज द कोर प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, कंप्यूटर डिवाइस फ्रॉम अर्ली मॉडल्स लाइक द 8085। देखिए जो स्टार्टिंग में जो था इंटेल कंपनी का, वो 8085 माइक्रो प्रोसेसर था, तो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था उस समय, ठीक है। और टू मॉडर्न 4 सीरीज प्रोसेसर, तो 8085 से अभी तक कितने आ चुके हैं, 4 सीरीज प्रोसेसर, ठीक है। अब जो मॉडर्न आ रहे हैं, दे परफॉर्म करते हैं ऑल कंप्यूटेशनल एंड कंट्रोल सिस्टम ऑपरेशन एफिशिएंटली, ठीक है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में लिखे, हिंदी पढ़ सकते हैं आप। तो अब बात करते हैं बेसिक कंपोनेंट और इंटेल माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से हैं भाई, वही चीज है, ALU है भाई आपका, कंट्रोल यूनिट है, मैंने आपको समझाया भी, अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन सारे सारे इसमें हैं, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट जो है वो सारे सारे क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं ऑपरेशन को, ठीक है। पर और जो प्रोसेसर है और मैनेजर, सॉरी मैनेज करती है एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। तीसरा का भाई यहाँ पर तीसरा रजिस्टर्स थे आपके, ठीक है, जो स्मॉल फास्ट और लोकेशन इंसाइड होते हैं सीपीयू के अंदर, ठीक है। बसेस होती है भाई, एक डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बसेस भी होती हैं।
अब देखिए डेटा बेस का काम होता है डेटा को ट्रांसफर करना, एड्रेस बस का काम है एड्रेस को कैरी करना, और कंट्रोल सिग्नल और कंट्रोल बस का काम है कंट्रोल सिग्नल्स को सेंड करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है, ये पढ़ सकते हो। ठीक है, इनके नाम से इनका काम है। अच्छा, एप्लीकेशन की बात करते हैं, इसके कौन कौन सी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज किया था इसका। ठीक है, तो यूज इन द पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल है भाई, और एम्बेडेड सिस्टम में इस्तेमाल किया था इसका, और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इस्तेमाल किया था इसका। यूज इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, जैसे आपको देखिए आगे भी लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल लिख दिए मोबाइल, सैटेलाइट, ठीक है, सीएनसी मशीन, रोबोटिक्स, वॉशिंग मशीन। जो एम्बेडेड मशीन कौन सी होती है, वॉशिंग मशीन हो गया, ट्रैफिक लाइट हो गया, डेस्कटॉप या लैपटॉप। ठीक है, आगे में लिख भी दिया है। यूज मेडिकल इक्विपमेंट, बिल्कुल भाई, जो ईसीजी मशीन होती है, स्कैनर मशीन होती है। यूज इन डिफेंस सिस्टम, जिसमें मिसाइल, ठीक है, सॉरी, जो जो मिसाइल होती है कंट्रोल, ठीक है, रडार वाली। और यूज इन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, जो एटीएम है, ट्रांजेक्शन है, सारी चीजें। यूज इन एजुकेशन एंड रिसर्च सिस्टम, ठीक है, क्या है जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया था, तो मैंने 8 इस्तेमाल बता दिया आपको। ठीक है, और भी काफी जगह इस्तेमाल किया था इंटेल प्रोसेसर का। ठीक है, ऐसा नहीं इंटेल प्रोसेसर फिर कंप्यूटर इस्तेमाल किया था, हर जगह इस्तेमाल किया था, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसको ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो व्यक्तिगत कंप्यूटरों में, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम में, ये सारी चीजें मैंने लिख दी यहाँ पर, चिकित्सा में, रक्षा में, बैंकिंग में, शिक्षा में। क्लियर है भाई। चलिए बात करते हैं एडवांटेज का भाई, फायदा देख लेते हैं। तो हाई हाई प्रोसेसिंग स्पीड है इसकी, कम्पैक्ट साइज, लो साइज है इसका, लो कॉस्ट है, और वर्साटाइल है, और रिलायबल है, परफॉर्मेंस और इजी टू प्रोग्राम है। ठीक है ना, हिंदी में लिखा है यहाँ पर, आप इसके एडवांटेज पढ़ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा नुकसान क्या है इसके, तो जनरेट हीट, बिल्कुल भाई, हीट जनरेट करता है ये। रिक्वायर्ड एक्सटर्नल मेमोरी की आवश्यकता है इसके, ठीक है, कंपोनेंट्स की, क्योंकि ये अपने आप में ऐसा नहीं है कि दिमाग से तो सारा काम कर देगा। ठीक है, इसको एक्सटर्नल मेमोरी की जरूरत पड़ती है, रैम की जरूरत पड़ती है इसको। ठीक है, और कुछ कंपोनेंट्स भी, और लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर है। ठीक है, और कैन नॉट हैंडल द कॉम्प्लेक्स टास्क अलोन। ठीक है, एक साथ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल नहीं कर सकता ये। ठीक है, नीड फॉर पावर सप्लाई टू ऑपरेट, मतलब ऑपरेट करने के लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है इसमें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने सीक्वेंस लिखे हैं यहाँ पर, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। ठीक है भाई, अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका थोड़ा सा असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि कोड कैसे लगते हैं, ब्रांचिंग क्या है, लॉजिकल क्या है, सॉर्टिंग क्या है। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है इसमें। ठीक है, क्योंकि अभी आप देखिए असेंबली लैंग्वेज भी अपने आप में काफी बड़ी लैंग्वेज है। ठीक है, और इसको समझना, मैं कहता हूँ इसको समझना हाई लेवल लैंग्वेज से भी ज्यादा टफ है। ठीक है, जैसा आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब पाइथन आप पढ़ रहे हैं, तो पाइथन आप आराम से सीख लेंगे। बट अगर बात करूँ मैं असेंबली लैंग्वेज की सीखने की, तो जितना आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पाइथन को सीखने में। ठीक है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज आप आसानी से सीख सकते हो, बट जो लो लेवल लैंग्वेज है जैसे असेंबली है, तो ये लो लेवल लैंग्वेज को सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है भाई। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीजें लो लेवल की चीजें यूज की जाती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कोड यूज किए जाएंगे जो आपको आधे, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीखना ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन सीख जाते तो अच्छी बात है, नहीं सीखते तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये थोड़ी हार्डवेयर जो हाई लेवल लैंग्वेज है उससे थोड़ा सा कठिन है सीखने में। ठीक है, तो बात करते हैं भाई असेंबली लैंग्वेज होती क्या है, सबसे पहले बात करते हैं भाई। तो असेंबली लैंग्वेज इज द लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ध्यान रखना आपको, क्या भाई लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये भी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन लो लेवल, और यूज हो जाती है कम यूज टू कम्युनिकेट। ठीक है, कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, मतलब एक कंप्यूटर हार्डवेयर से कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट काम बात करने के लिए। ठीक है, मतलब एक कंप्यूटर हार्डवेयर से अगर आप डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो वहां पर आप असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि कंप्यूटर समझता क्या है, 0101, तो ये भी क्या होती है, ये भी हार्डवेयर से बहुत क्लोज होती है ये लैंग्वेज। ठीक है, बहुत क्लोज होती है हार्डवेयर के प्रति। तो डायरेक्ट क्या करती है, हार्डवेयर को क्या कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है, चला सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है उसके साथ। ठीक है, असेंबली भाषा एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग कंप्यूटर हार्डवेयर से सीधे संचार करने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू मशीन लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज के जस्ट क्लोज होती है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज नहीं है, बट मशीन लैंग्वेज के क्लोज है, बट यूज करती है न्यूमोनिक कोड। ठीक है, ये कुछ न्यूमोनिक कोड यूज करती है। ठीक है, 0101 कोड नहीं है, कुछ न्यूमोनिक कोड होंगे। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट वर्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे एड के लिए एडीडी यूज करते हैं। ठीक है, अभी अभी आपको भी कोड लिखाऊंगा तो समझ आएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ द बाइनरी, मतलब 0101 के स्थान पर क्या करती है, ये कुछ न्यूमोनिक कोड, ठीक है, कुछ शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल करती है। ठीक है, अभी कोड दिखाऊंगा आपको, समझ में आएगा। तो यह मशीन भाषा से निकटतम संबंधित है, लेकिन बाइनरी और जीरो के स्थान पर स्मृति सहायक कोड, मतलब जो का उपयोग करती है। ठीक है, जैसे चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा कुछ पॉइंट पढ़ लें यहाँ पर, 2 पॉइंट पढ़ लें, उसके बाद दिखाता हूँ। असेंबली लैंग्वेज इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूज करती है सिंबल्स एंड न्यूमोनिक कोड
न्यूमेरिक कोड टू रिप्रेजेंट द मशीन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जितनी भी मशीन इंस्ट्रक्शंस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल इस्तेमाल करती है, और कुछ हमारे कुछ क्या होते हैं, कुछ हमारे न्यूमेरिक कोड भी होते हैं। ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू द मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करती है और इसका इस्तेमाल करते हैं असेंबलर का। ठीक है, जैसा होता है वो कंपाइलर होता है भाई, ऐसे ही एक असेंबलर भी होता है, इसका काम होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। इट इज फास्ट एंड एफिशिएंट बट मशीन डिपेंडेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मशीन डिपेंडेंट होता है। ये जो लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज क्या है, ये डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। ठीक है, जो मशीन को डिपेंड करती है। चलिए इसका कोड दिखाते हैं आपको भाई। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर एग्जांपल समझिए। मैंने कहा क्या, मैंने कहा भाई कि मैंने कहा है कि ऐड टू नंबर, दो नंबर को ऐड कीजिए भाई। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप होगा आपका क्या, मूव। ठीक है, अब दो नंबर है भाई, दो नंबर को ऐड करना। मैं इसलिए मैंने कह दिया यहाँ पर दो नंबर कह दिए मैंने कि आप दो नंबर कीजिए, 5 और 3 को ऐड कीजिए। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले मूव करेंगे। क्या करेंगे, मूव, मतलब 5 को मूव किया किसमें, ए में। ठीक है, ए क्या है, ए मेरे रजिस्टर से। ठीक है, मान चलिए रजिस्टर है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या मेरा, मैं फिर बी को, थ्री को मूव करूंगा किसमें, बी में। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा स्टेप आएगा, मैं ऐड कर दूंगा। ऐड का मतलब ये होगा, ये कैसे ऐड होगा, ये होगा ए, देखिए डायरेक्ट ऐड नहीं करते वैल्यूज को, ए बराबर ए प्लस बी, ये इस तरह से ऐड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कहते होल्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, होल्ड। ठीक है, मतलब इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, मेरा चौथा स्टेप होगा। तो मेरे को जितनी वैल्यूज हैं उन सबको वैल्यूज को मूव करूंगा किसमें, ए और बी में। ठीक है, वेरिएबल्स में, उसके बाद उनको ऐड कर दूंगा, बस सिंपल हो गया। देखिए अब ये क्या है, ये एमओवी, एमओ मूवेबल। ठीक है, मूव की क्या है, शॉर्ट फॉर्म में, एडिशन की शॉर्ट फॉर्म में। तो ये शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये है हमारी क्या, न्यूमेरिक कोड। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लें इसका भाई, क्या क्या दिखाया मैंने। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मूव किया है 5 को, 5 स्टोर किया है किसमें, रजिस्टर ए में। रजिस्टर है भाई यहाँ पर। ठीक है, मेरा जो ए है, बी है, क्या है, ये मेरा रजिस्टर्स है, क्या है, रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स में क्या मूव किया मैंने, ये मतलब स्टोर कर दिया। दूसरा क्या भाई किया, मैं 3 को मूव कर दिया बी में। ठीक है, उसके बाद ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, किसको ऐड कर दिया मैंने, अब दोनों को ऐड कर दिया, कितना है, 8 बन जाएगा। 8 बन के 8 में ए में ही आ जाएगा। ठीक है, और होल्ड कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, बस इतना। तो ये आपका छोटा सा कोड है भाई, तो इतना कोड लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल प्रोग्राम है। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, दो नंबर को ऐड करने का लिख गया। ठीक है, अब देखिए यही दो नंबर का ऐड करने का आप अगर उसमें लिखोगे, ठीक है, उसमें लिखते हुए ये क्या होगा भाई, ये हमारा क्या होगा, ये सिंपल सा क्या है, प्रोग्राम है ये। ठीक है, तो जो असेंबली लैंग्वेज अगर आता तो आप इतना लिख सकते हो कि दो नंबर को ऐड करने का कोड जी। ठीक है, काफी है। तो ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी करा दिया आपको। ठीक है, मतलब समझा दिया पूरा क्या क्या चीजें यूज की गई है। चलिए जैसे देखिए डायग्राम से समझिए इसको। इसमें क्या भाई, ये आपका क्या है, ये असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पर ये असेंबलर लगा हुआ है। ठीक है, जो ट्रांसलेटर का काम कर क्या कर रहा है, इस देखिए ये मेरा पूरा कोड क्या है, देखिए इसमें मूव इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये सारे काफी सारे क्या है, ये मूव है भाई, ये क्या होते हैं, न्यूमेरिक कोड होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं किसके लिए भाई, लोड करना, ऐड करना, ये सारी चीजें। ठीक है, हालांकि असेंबली लैंग्वेज काफी सारे ऐसे, देखिए जैसे हमारी जो लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें काफी सारी जो कमांड्स होती हैं, ऐसे ही इसमें कमांड्स होती है। ठीक है, अच्छा असेंबलर में क्या है, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया, बस इतना करना है आपको। अगर एग्जाम में आता तो आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे भाई। अब देखिए इसमें एक पॉइंट बात करते हैं, द फर्स्ट असेंबली लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस। और देखिए जो असेंबली लैंग्वेज थी जो सबसे पहले किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, तो वो की गई थी 1947 में। ठीक है, 1947 में, और किसके द्वारा, कैथलीन बूथ द्वारा। ठीक है, कैथलीन, क्या नाम है, कैथलीन बूथ। ठीक है, एंड सी इज कंसिडर द फादर ऑफ। ठीक है, और इन्हीं को देखिएगा, और इसी को क्या है, इसी को फादर के रूप में जाना जाता। किसको, देखिए ये कैथलीन बूथ जो थी, लेडीज थी भाई। ठीक है, इन्होंने 1947 ईस्वी में असेंबली लैंग्वेज को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो इन्हें क्या माना था, इनको फादर माना था, मतलब इन्वेंटर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इसको कहते हैं ना, हर लैंग्वेज का क्या होता है, अपना ही फादर होता है। ठीक है, फादर ऑफ लैंग्वेज, तो इसको क्या कहता है, असेंबली लैंग्वेज का फादर माना जाता है इसको। ठीक है, लैंग्वेज का ये ध्यान रखना आपको। असेंबली लैंग्वेज इज द टाइप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर डेट कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज और लोअर, ठीक है, ह्यूमन रीडेबल और इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए असेंबलर में लिख दिया यहाँ पर, असेंबलर का काम क्या भाई, असेंबलर का काम है आपकी जो असेंबली लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करना। ठीक है, मतलब कन्वर्टर करना, मतलब इधर से उधर सारी चीजें। चलिए बात करते हैं आगे हम। ठीक है, बात करते हैं इसके आगे। देखिए एप्लीकेशन देख लें कहाँ का इस्तेमाल किया था भाई इसका। ठीक है, तो यूज्ड इन सिस्टम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल किया था इसका, डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, और राइटिंग डिवाइस ड्राइवर्स, अगर जो डिवाइस के जो ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको डिजाइन करने के लिए। और यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम, भाई देखिए जितने भी हार्डवेयर कंट्रोल करने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए हम असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
और डेवलप ऑफ रियल टाइम सिस्टम, बिल्कुल भाई, यूज्ड फॉर हार्डवेयर कंट्रोल एंड इंटरफेसिंग, और राइटिंग परफॉर्मेंस क्रिटिकल प्रोग्राम्स, ठीक है, और यूज्ड इन गेमिंग इंजन्स में, ठीक है। तो जो जितने भी ऐसे सॉफ्टवेयर जो डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको बनाते हैं किससे, असेंबली लैंग्वेज से, ठीक है। चलिए ये चीज हिंदी में लिखी है यहाँ पर, ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हैं आप, असेंबली, ठीक है, सारी चीजें हिंदी में लिखी है यहाँ पर, पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं आगे इसके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं भाई। फायदा क्या है भाई, पहला फायदा फास्ट एग्जीक्यूशन है, देन हाई लैंग्वेज से भी ज्यादा फास्ट होती है क्या, असेंबली लैंग्वेज। क्यों फास्ट होती है भाई, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज के क्लोज है भाई। सीधी मशीन लैंग्वेज के क्लोज जितनी लैंग्वेज होगी वही क्या होगी, उतनी फास्ट होगी भाई, ठीक है। रिक्वायर लेस मेमोरी, कम मेमोरी की आवश्यकता होती है इसके अंदर। डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द हार्डवेयर पर डायरेक्ट कंट्रोल कर सकती है ये, ठीक है। और एफिशिएंट फॉर टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए, इजी टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस के लिए। तो इसका क्या है, लाभ होगा इसके, ठीक है, हिंदी में लिखा है इसके सारे लाभ। अच्छा नुकसान क्या है भाई, इसका नुकसान भी होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है भाई, नुकसान देख लेते हैं। तो पहला नुकसान है डिफिकल्ट टू लर्न एंड राइट, भाई इसको याद करना और इसको पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ोगे तो वो आसान होगी, ठीक है, बट इसको थोड़ा सा अगर लर्न करते हो, अगर लिखने में थोड़ी ये डिफिकल्ट होती है, ठीक है। डिफिकल्ट का मतलब यही है कि भाई इसको सीखना थोड़ा सा मुश्किल, मतलब कहते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब थोड़ा सा हार्ड होता है भाई, सीधा कह सकते हैं, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है भाई, डेवलपमेंट में बिल्कुल भाई टाइम कंज्यूमिंग लगता है इसमें, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें लिखने के लिए थोड़ी सी ज्यादा हमें डेवलप करना पड़ता है कोड को, ठीक है, वन बाय वन लिखना पड़ता है, और जहाँ में ज्यादा इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं कोड में। मशीन डिपेंडेंट है भाई, ठीक है, मशीन डिपेंडेंट है, नॉट पोर्टेबल। इसको ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज पे, मतलब एक कंप्यूटर पे लिखा आप दूसरे कंप्यूटर उसको फिर इम्पोर्ट कर सकते, मतलब उसको पोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मशीन डिपेंडेंट है, सीधी सी बात होगी भाई, ठीक है, मशीन डिपेंडेंट है। और हार्ड हार्ड टू डिबग, देखिए इसको डिबग करना और मेंटेन करना थोड़ा सा भी हार्ड है, ठीक है, थोड़ा हार्ड होता है। रिक्वायर डिटेल हार्डवेयर नॉलेज, अगर आप कोई असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं और असेंबली लैंग्वेज की हेल्प से अगर किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बना रहे हैं, तो आपको देखिए किस सिस्टम के लिए बना रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, और उसका पूरा पूरा इन डिटेल रिक्वायर्ड पता होना चाहिए, मतलब आपको उस हार्डवेयर की पूरी डिटेल पता होना चाहिए। या मान चलिए आप किसी भी कंप्यूटर पर अगर कोई भी अगर असेंबली का कोड लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको उस कंप्यूटर के कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए इन डिटेल्स में, ठीक है। सीपीयू के बारे में उसका पता होना चाहिए आपको कि सीपीयू में कितने रजिस्टर्स हैं, ठीक है, कैसे कैसे रजिस्टर्स के नाम रखे गए उसके अंदर, तो थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये भाई क्या हो गया, नुकसान हो गया इसके, ठीक है, मतलब हमें पता होना चाहिए तभी लिख पाओगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको अगर पता नहीं है तो आप नहीं लिख पाओगे। हाई लेवल, देखिए हाई लेवल लैंग्वेज को लिख देते हो आप, पर इसको नहीं लिख सकते आप, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, आपके में दे रखा है तो इसमें मैं डेफिनेशन समझाता हूँ, ठीक है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है, इसको फटाफट समझते हैं। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस वे इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो डेटा के बिट पर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसे एंड हो गया, और हो गया, जोर हो गया, नॉट हो गया, तो ये क्या है, परफॉर्म करती हैं। जैसे ये देखिए यही चीज आपको एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, जोर ऑपरेटर, ये चीजें आपने हाई लेवल लैंग्वेज में भी सुनी होंगी आपने, ठीक है, एंड ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, और ऑपरेटर, हालांकि इनके सिंबल वहाँ अलग होते हैं, यहाँ पर सिंबल के तौर पर ये पूरा नाम इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, लेकिन वहां पर सिंबल के तौर पर कुछ और यूज किया जाता है। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस वे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो डेटा के बिट पर क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जैसे कि इंपोर्टेंट, देखिए इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं यहाँ पर, कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं यहाँ पर। तो इंस्ट्रक्शंस इसमें पहला क्या है, एंड, जैसे मैंने आपको समझाया, एंड क्या करता है, बिटवाइज एंड करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, और ऑपरेटर, जो बिटवाइज और ऑपरेटर करता है। तीसरा क्या है, जोर, जो बिटवाइज जोर करता है, ठीक है, बिट पे काम करता है, ठीक है, ध्यान रखना बिट पे, ठीक है। फोर है नोट, जो कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आपने एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पर, मान चलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मूव किया, ठीक है, मूव किया मैंने इसको इसमें, ठीक है, उसके बाद क्या किया, दूसरा मूव किया मैंने इसको इसमें, और देखिए बिट की फॉर्म चल रहा है ये, ठीक है। अब देखिए ये तो डेसिमल है, हेक्साडेसिमल, पर इसको बिट में चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है, तो इसमें ये आ गया इसे। उसके बाद क्या, इनको ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड मतलब एंड किया, मन इनको और इनको आपस में ऐड किया। एंड का मतलब क्या होगा, ये ऑपरेशन करेगा किस पर, ठीक है, क्या क्या देगा ये, 1h, ठीक है, 1h को देगा, क्योंकि क्या करेगा, जो 3 को और 4 को क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा ये, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद ही क्या करेगा, एंड ऑपरेशन करेगा इसको, ठीक है। चलिए इसमें इतने ज्यादा नहीं जाते हैं, बस इतना आपको लिख देना है, इतना काफी है, ठीक है। तीसरा क्या है, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, मैं बात करता हूँ ब्रांच इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें तो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस वे इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो को चेंज करती हैं, ठीक है, और यानी कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह
ट्रांसफर करती हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शंस। क्या कहते हैं भाई, इन्हें कहते हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जैसे आपने ब्रांच इंस्ट्रक्शन ये भी सुना होगा। ठीक है, इन्हें कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हाई लेवल लैंग्वेज में आप सुना होगा इफ एल्स, क्या होती है वो ब्रांच ही होती है। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें भाई इसकी कंडीशनल की, तो कंडीशनल ब्रांच जो इंस्ट्रक्शंस हैं वे इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो किसी कंडीशन मतलब जीरो या कैरी फ्लैग के ट्रू या फॉल्स होने पर जंप करती हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, आपको पता रखना है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ कंडीशनल जंप की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, आप कहोगे देखिए जंप के लिए बात करें तो जे जे जेड, ठीक है, जंप टू जीरो के लिए। ठीक है, दूसरा है जंप टू नॉन जीरो के लिए, तीसरा है जंप टू कैरी के लिए, और चौथा है भाई जंप टू नो कैरी के लिए। ठीक है, नो कैरी। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपको जंप करना जीरो के लिए तो जेड एच यूज करोगे। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, मैंने कहा है कि भाई मूव किया एल, तो इसका मतलब ये मूव हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, कंपेयर किया, देखिए इसको कंपेयर किया आपस में। ठीक है, और उसके बाद क्या मैंने जंप किया, भाई मैंने जंप किया इक्वल के लिए। ठीक है, और उसके बाद जंप करके कहाँ पहुंच गया भाई, यहाँ पर। देखिए यहाँ से जंप करके कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट, और फिर यहाँ पर आगे मूव कर जाएगा ये। ठीक है, सिंपल सा है। जैसे देखिए कोड जो ऐसे लिखते हैं हाई लेवल ऐसे ही लिखते हैं इसमें भी, बट इसका थोड़ा सा लिखना डिफिकल्ट है भाई। जैसे मैंने बता दिया, इसको लर्न और कोड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको कोई पूरी असेंबली लैंग्वेज नहीं सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, आपके में टॉपिक दिया गया थोड़ा सा, तो उसको मैं आपको समझा रहा हूँ, बेसिक बेसिक चीजें। ये तो बेसिक ही पढ़ना है आपको यहाँ पर, आपको कोई पूरी असेंबली लैंग्वेज नहीं पढ़ रहा है यहाँ पर आप। ठीक है, डेफिनेशन इसी की बात करें भाई अनकंडीशनल ब्रांच की, तो अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस वे इंस्ट्रक्शंस हैं जो बिना किसी कंडीशन के सीधे प्रोग्राम कंट्रोल को एक दूसरे लोकेशन पर ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, जंप कर देती हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पर, जैसे बात करें अनकंडीशनल बात करें, जैसे जंप है भाई, जब देखिए ये लेवल पर जंप कर देगा। ठीक है, अगर आपने देखिए गो टू स्टेटमेंट अगर पढ़ा होगा आपने सी में, तो आपको पता होगा कि एक लेवल से दूसरे लेवल में कैसे जंप करते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक उसी की तरह ही है, ये गो टू स्टेटमेंट की तरह ही है। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट अगर आपने सी में पढ़ा होगा तो आपको फिर यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये सी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में आता है। फिर जैसे उसका काम होता है भाई, उसका काम होता है ना कि एक जगह से दूसरे ए लेवल पर ट्रांसफर कर देना, तो उसी तरह इसका काम है यहाँ पर। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कॉल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं भाई। तो कॉल इंस्ट्रक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो कॉल इंस्ट्रक्शंस का उपयोग किसी सब रूटीन मतलब जैसे क्या कहते हैं प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और यह रिटर्न रिटर्न एड्रेस को स्टैक में स्टोर करता है। ठीक है, तरह धारा करना मतलब रिटर्न स्टैक जो भी होगा उसको एड्रेस होगा उसको स्टैक में स्टोर कर देगा। ये कहते हैं कॉल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अच्छा सेट इंस्ट्रक्शंस क्या होता है भाई, सेट इंस्ट्रक्शन की बात करें और देखिए ये सारी चीजें वही है जो आपके सिलेबस में दे रखी है। ठीक है, तो सबका डेफिनेशन समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, सबका, और देखिए विद एग्जांपल भी बता रहा हूँ आपको, अगर एग्जाम में आता तब लिख सकते थे ना। ठीक है, एग्जाम में हालांकि क्वेश्चन यही बनेगा कस्टम लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है उसके इनमें से किसी एक का नाम लेकर पूछ लिया जाए। तो रीड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, सब रूटीन के एग्जीक्यूशन के बाद कंट्रोल को वापस कॉलिंग प्रोग्राम पर रिटर्न करता है। ठीक है, ये वापस करता है, ये सेट है, क्या कर रहा है, सेट कर रहा है और वो कॉल कर रहा है, कॉल करके पहुंचा रहा है स्टैक में, और क्या कर रहा है वापस कर रहा है ये। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना आपको। चलिए बात करते हैं इनका एग्जांपल भी देख लेते हैं भाई इसका। ये देखिए यहाँ एग्जांपल दे रहा है, सिंटैक्स दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ सिंटैक्स दे रखे हैं। एक सिंटैक्स की बात करूँ यहाँ पर, यहाँ सिंटैक्स है भाई, यहाँ पर क्या है सिंटैक्स दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो सिंटैक्स क्या है, कॉल लिखेंगे। ठीक है, एस यू बी किसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए हाई लेवल लैंग्वेज में आप करते हो कॉल भाई, इसमें करते हो आप एक एक लैंग्वेज से मतलब मान चलिए एक फंक्शन को जब कॉल करते हो तो वहां पर भी क्या करते हो, वहां पर देखिए अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज कर रहे हो तो क्या करोगे भाई, ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके बाद कॉल करोगे उसको। ठीक है, नहीं कर रहे हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इसको कॉल किया जाएगा, और कॉल कहाँ होगा, यहाँ पर। ये एस के फंक्शन का नाम एक तरह से यहाँ पर हो जाएगा, जहाँ पर अपना कोड आ जाएगा। ये रीसेट कर रहा है, ठीक है, मतलब वापस कर देगा जी, यहाँ से तुरंत आपका कंट्रोल वापस पहुंचा देगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए मैंने क्या किया, कॉल कर दिया किसको, एडिशन को। तो एडिशन कहाँ भाई, एडिशन मेरा यहाँ पर है जी, इसको कॉल कर दिया, फिर यहाँ पर ये कॉल होगा, ये एग्जीक्यूट होंगे, और जैसे रीसेट आया तो क्या करेगा, तुरंत उसको वापस वहीं पर पहुंचा देगा इसको। ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा है और ये रीसेट करके वहां पर पहुंचा है, रिटर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, रिटर्न। ठीक है, क्या कर दिया उसे, रिटर्न कर दिया, तो इसका ध्यान रखते हैं, ये रिटर्न कर रहा है, ये उसको मूव कर रहा है, यहाँ पर मूव कर रहा है इसको। ठीक है, कॉल कर रहा है भाई, होता है ना फंक्शन कॉल होता है तो मूव हो जाता है वहां पर। ठीक है, और जब वापस आता है रिटर्न से, वही चीज है बस यहाँ पर भाई। ठीक है, और 8वां क्या है भाई, सिंपल असेंबली प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम मैंने आपको स्टार्टिंग में बना के दिखा दिया था। ठीक है, तो सिंपल असेंबली प्रोग्राम वह प्रोग्राम होता है जिसमें बेसिक इंस्ट्रक्शंस जैसे मूव, ऐड,
सम, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मूव, ये सारी चीजें उपयोग की जाती हैं। छोटे टास्क जैसे एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन आदि को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे मैं चलिए कोड लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर भी आपको एक देखिए यहाँ पर मैंने एडिशन, देखिए सब मैंने क्या किया, पहला कोड लिखा, किसके लिए, एड एडिशन ऑफ टू नंबर, दो नंबर को ऐड करने के लिए क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना भाई, आपको सबसे पहली लाइन लिखनी है, मूव करना है भाई, इसको मूव कर देंगे, ये नंबर है भाई, ये मेरा कितना है 5 है, ठीक है, 5 को मूव कर दिया, 3 को मूव कर दिया मैंने और इसको ऐड कर दिया। ठीक है, इसका ऐड क्या हो जाएगा, देखिए ये मेरा जो ए एल है यहाँ पर, ठीक है, और जो बी एल है ये क्या है, मेरे रजिस्टर्स हैं, क्या है, रजिस्टर्स। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं भाई, अगर आपको किसी भी सिस्टम पर अगर कोई भी सेमी लैंग्वेज लिखनी है तो आपको सिस्टम के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये रजिस्टर के जो नाम है ये आप तभी यूज करेंगे तब आपको पता हो कि आपके सीपीयू में जो रजिस्टर यूज किए गए हैं उसकी थोड़ी बेसिक कौन कौन से रजिस्टर है, क्या क्या नाम है उनके। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की बात करें तो भाई सब्ट्रैक्शन सीधा सा भाई, इसके लिए मूव करेंगे, इसमें से मूव हो जाएगा, ये मूव हो जाएगा, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हालांकि देखिए इसकी अगर बात करें तो कैसे रहता है, ये ए एल करेगा और बराबर करेगा ए एल माइनस बी एल। ठीक है, इस तरह से इसमें से माइनस करेगा, इसमें साइन कर देगा, उसी तरह ये करेगा इसको। ठीक है, ये प्लस कर रहा है, ये एडिशन कर रहा है, यहाँ माइनस करेगा, ये माइनस करेगा। ठीक है, ए एल इक्वल टू ए एल माइनस बी एल। ठीक है, इस तरह से। और इसकी वैल्यू क्या थी, 8 3 मतलब 5 बच जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है जी, ध्यान रखना आपको, ये बस इतना इतना लिख देना भाई, सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया, एडिशन के लिए हो गया, बस इतना, और कुछ नहीं करना इसमें भाई। ठीक है, चलिए सॉर्टिंग इन असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, सॉर्टिंग क्या होती है तो डेफिनेशन बताते हैं आपको भी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन बता रहे हैं आपको। ठीक है, ज्यादा आपको इन डेप्थ नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज इन डेप्थ हो गए तो फिर आपको कुछ भी समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको फिर। ठीक है, सॉर्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें डेटा एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। असेंबली लैंग्वेज यह कंपेरिजन और स्वैपिंग के द्वारा की जाती है। भाई सॉर्टिंग का मतलब ये हो गया कि डेटा को सॉर्ट करना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या डिसेंडिंग में, और जब सॉर्ट करेंगे तो उनके बीच में उसको स्वैप भी करेंगे और कंपेरिजन भी करेंगे, सीधा सा भाई। जैसे यहाँ पर देखिए लॉजिकली बात करें तो कंपेयर करता हूँ 2 नंबर्स को। ठीक है, 2 नंबर कंपेयर करना, उसके बाद स्वैप भी करूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। जैसे कोड देखिए, मैंने क्या किया, 2 नंबर को मैंने लिया, 2, देखिए मैंने मूव किया, इसको इससे मूव कर दिया, ठीक है, और इसको इसको मूव कर दिया। मैंने क्या किया भाई, मैंने कंपेयर किया, मैंने कंपेयर किया इसको ए एल बी एल को, ए एल बी को यहाँ कंपेयर कर दिया, क्या करते हैं यहाँ पर, ये मेरा कंपेयर हो गया। जब कंपेयर कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मैंने कंपेयर किया और मैंने देखा कि जंप कर दिया भाई, जंप कर दिया, स्किप। भाई अगर ये कंपेयर करने के बाद, ठीक है, इसमें कंपेयर करूंगा और स्किप भी कर दूंगा अगर जरूरत नहीं है मुझे कंपेयर करने की, ठीक है, मतलब स्वैप की जरूरत। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या एक्सचेंज कर रहा है इसको, ठीक है, एक्सचेंज मतलब आपस में एक्सचेंज कर दिया, बस स्किप कर देंगे। तो ये आपको थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे आई थिंक। ठीक है, नहीं है तो आप भी इसका थोड़ा थोड़ा सा ही कोड दे रहा हूँ मैं, इतना बड़ा कोड नहीं दे रहा हूँ, हालांकि इसके ऊपर काफी बड़े बड़े कोड बनते हैं भाई। ठीक है, तो छोटा छोटा कोड है, इसको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो उसमें। ठीक है, 10वां देखिए, इवेल्युएट ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, कैसे इवेल्युएट करेंगे भाई इसको, तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इवेल्युएट होती है वह प्रक्रिया है जिसमें दिए गए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे कि ए प्लस बी माइनस सी को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। तो सीधा सा भी अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए। ठीक है, जैसे कि बात करें, देखिए एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर एग्जाम्पल बात करें भाई, तो जैसे एक्सप्रेशन है, मैंने चलिए एक्सप्रेशन भाई ए प्लस बी माइनस सी, इसको करना मुझे, तो इसको कैसे करूंगा, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मैं ए को रजिस्टर में साइन कर दूंगा भाई। ठीक है, ये ए क्या है, वेरिएबल है, इसको रजिस्टर में साइन कर दिया, ए एल क्या है, रजिस्टर। ठीक है, दूसरा क्या करूंगा, बी को भी मैंने क्या कर लिया भाई, अब मैंने क्या कर लिया, इसमें इसमें असाइन कर दिया, बी लिया, इसको ऐड कर दिया भाई। पहले मैंने इसको क्या कर दिया, ऑपरेशन परफॉर्म किया, ए को लोड किया ए एल में, ठीक है, और तुरंत क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, मैंने जो ए एल है, ठीक है, ए एल है, ए एल बराबर मैंने कर दिया ए एल प्लस बी। ठीक है, अब ए एल में अभी मैंने क्या स्टोर किया था, ए स्टोर किया था मैंने यहाँ पर। ठीक है, ए स्टोर था अभी, तो इसमें ऐड हो जाएगा इसका। उसके बाद क्या किया, मैंने सब्ट्रैक्शन किया, फिर मैंने देखिए ये ऑपरेशन पर क्या हो गया कंप्लीट। उसके बाद क्या करूंगा, इसको और इसको परफॉर्म करूंगा माइनस को। तो मैंने क्या किया, मैंने अब क्या किया, इसकी जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट किस में आ जाएगी, ए एल में आ जाएगी फिर से। फिर क्या किया मैंने तीसरे स्टेप में कि सी को मैंने लोड किया, सॉरी सी को भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा ए एल इक्वल टू ए एल माइनस सी। ठीक है, और ये इसमें परफॉर्म करके क्या है, इसमें आसान हो जाएगा द्वारा। तो मैंने क्या किया, फिर ए एल को मैंने जेड में असाइन कर दिया, मतलब मूव कर दिया मैंने, बस सॉल्व हो गया भाई। ठीक है, कितना आसान है, ए को लोड किया, बी में इसको ऐड कर दिया, सी से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसमें मूव कर दिया। ठीक है, सिंपल है भाई, ज्यादा नहीं है, ज्यादा बड़ा कोड नहीं दे रहे हैं। तो यूज रजिस्टर्स इमीडिएट रिजल्ट के लिए और फॉलो करते हैं बॉड मास। ठीक है, बॉड मास हमें पढ़ा हुआ। ठीक है, बॉड मास जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए बॉड मास इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डेसिमल मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है,
तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखिए, छोटी छोटी डेफिनेशन लिखी मैंने यहाँ पर, ठीक है। और इसमें विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में आपको समझा रहा हूँ, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना यहाँ पर, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज पे आपको ज्यादा इतना वो नहीं करना भाई, असेंबली लैंग्वेज समय पूरी रीड नहीं करनी है आपको, ठीक है, बस बेसिक वैसी चीजें हैं। चलिए अब लास्ट में बचा हुआ है क्या, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ठीक है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कैरेक्टर्स की सीक्वेंस मतलब स्ट्रिंग पर ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे कॉपी करना, कंपेयर करना, लेंथ फाइंड करना, ठीक है, आदि ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे आपने हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आपने किसी में यूज किया हुआ, जैसे पाइथन में अगर आपने देखा हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को कॉपी भी कर सकते हैं दूसरी जगह, या करते कंपेयर कर सकते हैं, या लेंथ निकाल सकते हैं उसकी, वो सारी चीजें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, उसी तरह इसमें भी परफॉर्म करते हैं हम। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है, मैंने स्ट्रिंग इक्वल टू है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ये तो आपको पता ही है, मेमोरी में जो होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए कॉमन ऑपरेशन देखिए, ठीक है, मूव स्ट्रिंग करना, कंपेयर करना, काउंट करना। जैसे यहाँ पर चलिए मैंने क्या लिया, एग्जाम्पल लिया कॉपी स्ट्रिंग में, तो एस स्ट्रिंग को कॉपी करना है, तो मैंने क्या किया, मूव किया भाई एस आई को, इसको, ठीक है, इसके अंदर, उसके बाद डी आई मैंने यूज किया, देखिए डी आई और एस आई क्या भाई, रजिस्टर्स है, ठीक है, रजिस्टर्स है सिस्टम के, ठीक है, और सीधा सा देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद क्या मैंने इसको मूव कर लिया इसमें, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको ऐसे यहाँ कर दिया, ठीक है। अब देखिए आपको सोच रहे होंगे सर थोड़ा सा क्या चीज लिखी हुई है, बट कोई नहीं, आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें भाई, ज्यादा आपको नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, कंपेरिजन करना हो तो सीधा सा भाई इसको, एक स्ट्रिंग है ये, ठीक है, इसमें इसको क्या कर दिया, मूव कर दिया, पहले इसको इसको मूव कर दिया इसमें, उसके बाद यहाँ पर मूव करके इसको डी5 को डाल दिया, ठीक है, उसके बाद इसमें री री कर दिया, ठीक है, मतलब कंपेयर कर दिया एस बी को, ठीक है, सीधा सा भाई। लेंथ निकालना भाई, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको थोड़ी सी ज्यादा लग रहा होगा कि क्या क्या कोड इस्तेमाल हो रहा है, कैसे कैसे कोड इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट भी है भाई, मैंने जैसे कहा स्टार्टिंग में, असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, ठीक है। चलिए कर लेंगे भाई, इतने इतने छोटे छोटे कोड को आप कैसे प्रैक्टिस कर ले भाई, ठीक है। अब ये ज्यादा आपको असेंबली लैंग्वेज में ज्यादा कमांड नहीं करना हो, देखिए आगे भी आपको ज्यादा यूज नहीं होगा असेंबली लैंग्वेज से, क्योंकि कंपनियों में भाई अभी अगर आप जाओगे तो वो वहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। चलिए कुछ इंपोर्टेंट रजिस्टर्स आपको समझा देते हैं, कुछ इंपोर्टेंट रजिस्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है भाई, ए एक्स एक्यूमुलेटर, बी एक्स बेस के लिए, सी एक्स काउंटर के लिए, डी एक्स डाटा के लिए, एस आई सोर्स इंडेक्स के लिए, ठीक है। देखिए एस आई मैंने इस्तेमाल किया था अभी, डी आई भी इस्तेमाल किया था मैंने भी, ठीक है, डेस्टिनेशन सोर्स के लिए, सोर्स सोर्स इंडेक्स के लिए और डेस्टिनेशन इंडेक्स के लिए, ठीक है। ए एक्स हो गया एक्यूमुलेटर के लिए, बेस के लिए, काउंटर के लिए, ठीक है, ये रजिस्टर्स के नाम है यहाँ पर कुछ, क्लियर भाई। तो ये हमारी असेंबली लैंग्वेज कंप्लीट हो गई भाई, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ पर, और आई थिंक मुझे लगता है हमारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। मत चलिए देखिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं थे, ठीक है, ज़्यादा नहीं थे इसमें, इसका सिलेबस भी काफ़ी कम है, बस इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थोड़े से टॉपिक हैं। देखिए असेंबली आपको, देखिए असेंबली में आपको ये ध्यान रखना है असेंबली लैंग्वेज क्या है, ठीक है, और कुछ छोटे से प्रोग्राम ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, ठीक है, और ये छोटी छोटी जो डेफिनेशन दी गई है आपके, इनको आपको ध्यान रखना है कि ब्रांचिंग क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। तो एक बार आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस में, ठीक है, इसमें सिलेबस में जो भी दिया गया सारा आपका कंप्लीट कर दिया आपका, ठीक है, कुछ भी इसमें नहीं छोड़ा, ठीक है। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी चीजें थी, ब्रांच, कॉल इंस्ट्रक्शन, सॉर्टिंग, ठीक है, एवेल्यूशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेस, ये सारी चीज मैंने आपको समझा दी, क्लियर भाई। तो हमारा ये चौथा यूनिट कंप्लीट हो गया, चौथा वन शॉट कंप्लीट हो गया। अब बचा है इसका एक और बचा हुआ है 5 यूनिट, उसका भी वन शॉट आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करेंगे। और देखिए उसमें भी कुछ ज्यादा कंटेंट नहीं, उसमें भी कुछ बेसिक कंटेंट ही है। अगर बात करो सीएसओ की, तो भाई आपके फर्स्ट यूनिट, सेकंड और थर्ड, ये स्टार्टिंग के 3 यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, और सबसे ज्यादा आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक उसी में है। ये चौथा और पांचवा जो हमारे चैप्टर से ज्यादा ना कंटेंट है और ना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इतना तो तय है इसमें से, बट जो स्टार्टिंग के 1 to 3 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, उनको आपको ज्यादा फोकस करना है, और मैंने आपको करा दिए। तो भाई फिर मिलते हैं, ठीक है। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपने, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो भाई, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो सभी को, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।